हेलो गाइस, आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास का चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो घूर्णन कहलाती है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है या उसका सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की अक्ष जो है वह काल्पनिक रेखा है, जैसा अब हमने कल वाली वीडियो में भी देखा था। काल्पनिक रेखा है इसके कक्षीय अक्ष से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए इस समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, मतलब जिधर की तरफ सूर्य होता है पृथ्वी पर सीधी कहाँ किरणें पड़ती हैं उधर की तरफ तो दिन होता है, लेकिन जिधर की तरफ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर आधे भाग पर पड़ती हैं, और जिधर की तरफ किरणें पड़ जाती हैं वो तो उधर तो दिन हो जाता है, लेकिन जिधर नहीं पड़ती हैं किरणें वहाँ रात हो जाती है। अब वह हिस्सा जो ग्लोब पर वह वृत्त जिस पर मतलब रात होती है और सूर्य किरणें नहीं पहुंच पाती हैं उसे कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जब सूर्य की किरणें यहाँ इधर से पड़ी तो यहाँ पर ये वाला जो आधा वाला हिस्सा है यहाँ पर दिन हो जाता है, और ये जहाँ पर सूर्य किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ हो जाती है रात। अब जहाँ पर ये सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही इस हिस्से में, इसको कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। ये पूरा जो वृत्त है ये प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ठीक है। अब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगाती है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी दिन दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, मतलब जैसे हमारे दिमाग में भी सवाल आता है, जैसे और आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन ना करे, यानी पृथ्वी अगर घूमे नहीं अपने अक्ष पर तो क्या होगा। तो इसका जो सूर्य है, सूर्य की तरफ वाला जो भाग है पृथ्वी का भाग हमेशा उस पर दिन रहेगा, और जो दूसरी साइड है जहाँ पर रात हो रही होगी उस टाइम पर तो वहाँ पर अंधेरा ही रहेगा, हमेशा रात ही रहेगी, यानी कि जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ जाएगी। जिस भाग में लगातार सूर्य पड़ रहा होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इधर ये, अगर मान लो ये पृथ्वी यहीं पर ये रुक जाए, तो जैसे ये इधर सूर्य पड़ रहा है तो ये वाला जो भाग है इस पर दिन है, तो इस पर हमेशा ही दिन रहेगा और यहाँ पर हमेशा ही रात रहेगी। और जब यहाँ पर हमेशा दिन रहेगा तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस कारण से इस पर जीवन संभव नहीं हो सकेगा। अब पृथ्वी की दूसरी गति है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की जो दूसरी गति है जिससे वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन और एक दिन का चौथाई हिस्सा यानी कि 6 घंटे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो उसका एक चौथाई होगा 6 घंटे, तो 365 दिन और एक चौथाई दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए जो 6 घंटे होते हैं, यानी कि हर साल 6 घंटे बच जाते हैं, और जब ये 4 साल हो जाते हैं इसको 6 घंटे बचते हुए तो 6 चौक 24 यानी कि 24 घंटे हो जाएंगे। फिर उसके लिए फिर एक दिन मान लिया जाता है, 24 घंटे के बराबर एक दिन मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। जो दिन बच जाता है यानी कि एक्स्ट्रा बच जाता है 6 घंटे कर करके, उसको फरवरी के
फरवरी में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी में 28 दिन के बदले 29 दिन होते हैं। जैसा आप भी देखते होंगे कि 3 साल तक तो फरवरी का महीना जो है वो 28 दिन का होता है, और फिर जो चौथा साल होता है उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें मतलब 29 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, और ये 366 दिन का होता है। अब पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। जो एक हमारा वर्ष होता है उसमें आप देखते होंगे कि गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, वसंत भी आता है, शरद ऋतु भी आती है। ये इनमें बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि जब पृथ्वी ऐसे घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसके कारण ये ऋतुएं और मौसम का परिवर्तन और ये ऋतुएं वगैरह आती हैं। अब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब आप चाहें तो इसमें मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ 21 जून, ये इधर 21 जून जब यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला जो भाग है, ये यहाँ पर शीत ऋतु हो जाती है। और इस कंडीशन को उत्तर अयनांत कहा जाता है। ठीक है। अब जो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र हैं उनमें कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध जो है, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पर 6 महीने लगातार दिन होता है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर 6 महीने फिर रात होती है। मतलब इस तरीके से चलता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो उसमें लगातार पड़ती हैं, और मतलब लगातार पड़ने की वजह से वहाँ दिन रात एकदम नहीं हो पाते हैं। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन व छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत जो इसकी स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व भी मनाया जाता है। अब चाहे तो इसको आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये 22 दिसंबर को ये वाला जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर शीत ऋतु होती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ शीत ऋतु होती है। और क्योंकि जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी तो इसके आधे भाग पर ही वो होगा, जो पृथ्वी का आधा भाग है उसी पर मतलब सूर्य की किरणें जाएंगी, और जो आधा भाग बचा हुआ है वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाएंगी, जिस कारण से यहाँ पर दिन होगा और यहाँ पर रात होगी। और यहाँ जो इतने भाग में, इधर के भाग में ये वाला जो भाग है, ये इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी ठंड। ठीक है। अब जब यहाँ पर इसी के कारण से यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि ये वाला जो वो है, इधर वाला जो भाग है ये ठंड में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु होगी, और जो इधर वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है। इस कंडीशन को कहा जाता है दक्षिण अयनांत।
ठीक है। अब हाँ, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत वृत्त कहाँ है? जैसे हमारी पृथ्वी है तो ये इसके इस बीच बिल्कुल मतलब बीचों बीच में है, जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है, तो बीच का जो भाग है वो विषुवत वृत्त कहलाता है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इस पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन है उसमें पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बिल्कुल बराबर होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं विषुव। देखें, आप चाहे तो इस मानचित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। यहाँ जब ये 21 मार्च होती है तो इसको विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर इसको कहा जाएगा विषुव। ठीक है। अब जो सूर्य की किरणें इसमें पड़ती हैं तो ये वाला जो भाग है उत्तरी, वो यहाँ पर शरद ऋतु होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर इधर के हिस्से में ठंड रहती है। अब सूर्य की किरणें जब इधर की तरफ पड़ेंगी ऊपर की तरफ, तो इसको यहाँ इधर वाला जो भाग है ये वाला गर्म रहेगा और ये वाला जो भाग है वो ठंडा रहेगा। यानी कि जितने भाग में यहाँ पर इतने भाग में अगर आधे भाग में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो आधे भाग में ही गर्मी होगी, और जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर ठंड रहेगी। ठीक है। अब इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जैसा कि हम मानचित्र में देख के आए हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब हम ये चीज़ जान चुके हैं कि जो ये सारी कंडीशन हो रही हैं ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से और इसके परिक्रमण यानी कि सूर्य के परिक्रमा की वजह से और पृथ्वी के अक्ष पर घूमने की वजह से होती हैं। क्या क्या कंडीशन होती हैं? दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।